खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में शराब की ओवर रेटिंग का मसला कोई नया मामला नहीं। आबकारी अधिकारियों की नाक के नीचे ओवर रेटिंग हो रही है। लगातार आ रही शिकायतों के बाद अब अधिकारी हरकत में दिखाई देते हैं। डीएम का कहना है कि जहां कहीं पर भी ओवर रेटिंग की शिकायत होगी वहां पर सख्त एक्शन होगा। एक्साइज एक्ट के तहत ये प्राविधान है कि 3 बार से ज़्यादा अगर कोई वायलेशन कर रहा है तो उसका दुकान रद्द भी, उसका लाइसेंस रद्द भी हो सकता है। तो ये संभावनाएं भी हम लोग खूब अपने दिमाग में हमने रखा हुआ है कि कंटिन्यूस वायलेशन अगर कोई करेगा उसका शॉप का लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा। बाकी जैसे आपने कहा, लगातार हमारा प्रयास है कि ओवर रेटिंग कुछ हम लोग चेक करें। जो डिस्ट्रिक्ट एक्साइज की ऑफिसर और उनकी टीम है वो लगातार छापेमारी अभियान में सुचारू रूप से काम कर रहा है और जितने भी कंप्लेंट्स आएंगे उसको हम लोग बहुत सीरियसली लेंगे। और ये जैसे आपने कहा, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बहुत कभी कभार उत्पन्न हो जाता है जो काफ़ी सीरियस रूप से बाद में ले लेता है। वहीं नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान हल्द्वानी में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 149 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। ये दोनों युवक यूपी के रहने वाले हैं और रामपुर में स्मैक खरीद कर लाते थे और हल्द्वानी के आसपास के इलाकों में ये सप्लाई करते थे। और अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां अल्मोड़ा शहर से अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर पालिका और प्रशासन की संयुक्त टीम का अभियान जारी है। लगातार शहर में अभी तक 45 जगहों से अतिक्रमण को हटाया जा चुका है और वहीं जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कर रखा है, कब्जा कर रखा है, उनको नोटिस दिया जा रहा है। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका ने बताया कि शहर में लगातार अतिक्रमण हटाने को लेकर शासन के निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को नोटिस दिया जा रहा है और नोटिस के बाद भी जो हरकत में नहीं आ रहे हैं उनके अवैध निर्माणों को गिराया जा रहा है। नगर पालिका, राजस्व विभाग, PWD, NHI की एक समिति जिलाधिकारी महोदय द्वारा बनाई गई थी, जिसके क्रम में हम लोगों द्वारा जो है अतिक्रमण चिन्हित किए जा रहे हैं। जो अस्थायी नेचर के हैं उनको हटा दिया जा रहा है, जो अस्थायी नेचर पर हैं उनके कंसर्निंग विभाग जो है कार्रवाई कर रहा है। उधर केदारनाथ यात्रा पैदल मार्ग पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। अब तक करीब 40 क्विंटल प्लास्टिक कचरा इकट्ठा किया जा चुका है। चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद केदारनाथ पैदल मार्ग के आसपास कचरा बिखरा हुआ है, जिसे अब साफ करने का काम हो रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं, सफाई कर्मचारियों को लगा दिया गया है। 40 क्विंटल कचरा अब तक साफ किया जा चुका है। देखिए, कूड़े प्रबंधन को लेकर जिला पंचायत, नगर पंचायत, चूल्हावादी के साथ हमारा अभियान लगातार जारी है और 30 से 35 क्विंटल कचरा हम ऑलरेडी जो प्लास्टिक वेस्ट है वो कलेक्ट कर चुके हैं, जिसको डिस्पोज किया जा रहा है। इसके साथ ही जो गीला कचरा है उसको कंपोस्ट किया जा रहा है और हमारे कई इसमें 21 अधिकारी जो डेली मॉनिटरिंग करते हैं और हमें फोटोग्राफ्स और अपनी रिपोर्ट देते हैं कि कहाँ कचरा है और उसका निस्तारण किस प्रकार से किया जाए। और अब खबर जोशीमठ से है, जहां बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या 7 लाख के पार हो गई है। बड़ी खबर उत्तराखंड विधानसभा से जुड़ी हुई है। आज बजट सत्र का दूसरा दिन है और आज सदन में जबरदस्त हंगामे के आसार हैं। आज सदन में बजट पर चर्चा होगी। साथ ही आपको बताएं कि विपक्ष आज सरकार को घेरने की मंशा के साथ सदन में उतरेगा। सदन में 4 धाम का मुद्दा उठाया जा सकता है। गैरसैंण का मुद्दा आज भी प्रबल रहेगा। विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को उठाया जा सकता है प्रमुखता से। विपक्ष बजट को लेकर भी सरकार पर कई तरीके के आरोप लगा रहा है। सरकार ने बजट जनहित में जारी नहीं किया और ऐसी स्थिति में बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष का रूप आक्रामक रहेगा। तो आज हंगामेदार सत्र रहने वाला है। आज सदन में जबरदस्त हंगामे के आसार हैं। दरअसल कल बजट पेश हुआ है और आज सदन में बजट को लेकर चर्चा होनी है, लेकिन उससे पहले विपक्ष ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि इस बजट को जनहित में नहीं बताया जा रहा है विपक्ष की तरफ से और अब कई आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं। तो उत्तराखंड की धामी सरकार ने 2022-23 के लिए बजट का पिटारा खोल दिया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में 65,000 करोड़ का बजट पेश किया। बजट में सरकार ने खर्च कम करने और आय के संसाधन बढ़ाने का संकल्प दोहराया। तो पहली बार महिलाओं के लिए एक विशेष पहल की शुरुआत भी सरकार ने की है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की धामी सरकार ने 65,000 करोड़ का बजट पेश कर दिया। बजट में उत्तराखंड के बुनियादी विकास पर सबसे ज्यादा जोर देने की बात कही गई है। बजट में हर क्षेत्र के लिए खास ध्यान दिया गया है।
मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के लिए 20 करोड़, सामुदायिक फिटनेस उपकरण के लिए 10 करोड़, गौ सदनों के लिए 15 करोड़, मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना के लिए 17 करोड़, चाय विकास योजना के लिए 18.40 करोड़, मेरा गांव मेरी सड़क के लिए 14 करोड़, अटल उत्कर्ष विद्यालय के लिए 12.28 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। यही नहीं, महिलाओं, स्वास्थ्य और शिक्षा पर बजट में जोर दिया गया है। उत्तराखंड में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 55 करोड़, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह के लिए 7 करोड़, वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं की पेंशन के लिए 15 करोड़, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के लिए 6 करोड़, अटल आयुष्मान योजना के लिए 310 करोड़, सीमांत क्षेत्र में शिक्षा के लिए 5 करोड़ रुपए रखे गए। बजट में किसानों और दूसरे क्षेत्रों पर भी फोकस किया गया है। पीएम फसल योजना के लिए 4 करोड़, पीएम कृषि सिंचाई योजना के लिए 43 करोड़, मनरेगा के लिए 298 करोड़, पीएम आवास योजना के लिए 312 करोड़, स्मार्ट सिटी योजना के लिए 205 करोड़, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए 105 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 112 करोड़, पलायन रोकथाम के लिए 25 करोड़, नंदा गौरा योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। बजट पेश करने के दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। इसके बावजूद वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश किया। योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत किसी पंजीकृत व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख की बीमा राशि प्रदान की जाती है। बजट पूर्व संवाद के दौरान व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना में अभिवृद्धि का सुझाव आया था। इस आय व्यय में व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली 5 लाख की बीमा राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाना प्रस्तावित है। बजट में रोजगार, पर्यटन और पलायन पर फोकस किया गया, जिसे धामी ने जनता के हित में बजट बताया। वहीं विपक्ष को धामी सरकार का बजट रास नहीं आया। विपक्ष ने बजट को बेकार बताते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अगली बड़ी खबर कर्णप्रयाग से है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का आज भराड़ी सेंट का दौरा है। हरीश रावत आज 11 बजे वहां पर पहुंचेंगे और भराड़ी सेंट में सत्र न कराए जाने को लेकर हरीश रावत धरना देंगे। ग्रीष्मकालीन सत्र न कराए जाने से उनकी नाराजगी है और आज यहां पर धरना पर बैठेंगे। हरीश रावत आज 11 बजे वहां पर पहुंचेंगे और आपको बताएं कि भराड़ी सेंट में सत्र न कराए जाने को लेकर हरीश रावत काफी नाराज हैं। सरकार को इसी मुद्दे पर वो घेर रहे हैं, सदन में उनके साथ ही घेर रहे हैं, तो सड़क पर अब उन्होंने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। आज वो धरने पर बैठेंगे। पहले से वो ऐलान कर चुके थे कि 15 जून को धरने पर बैठेंगे और आज 11 बजे भराड़ी सेंट पहुंचने वाले हैं हरीश रावत। जितेंद्र पवार इस वक्त फोन लाइन पर मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या अपडेट है हरीश रावत के धरने को लेकर? कब तक पहुंचेंगे और क्या कांग्रेस की रणनीति वहां पर समझ आ रही है? जी देखिए, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज कुमाऊं क्षेत्र के विभिन्न छोटे छोटे स्थानों से होते हुए ठीक तय कार्यक्रम के अनुसार 11 बजे भराड़ी सेंट पहुंचेंगे और यहां पर पहुंचने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यहां पर धरना देंगे। हरीश रावत गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी में ग्रीष्मकालीन सत्र न कराए जाने से नाराज हैं, जिसके चलते हुए सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि ग्रीष्मकालीन सत्र को भराड़ी सेंट में क्यों नहीं कराया गया। इस बात को लेकर वे सरकार पर निशाना साध रहे हैं और इसी कार्यक्रम के तहत 11 बजे से वो यहाँ पर 1 घंटे का धरना देंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बजट सत्र का दूसरा दिन है, विपक्ष अपनी रणनीति तैयार कर चुका है, लेकिन सदन में आज किस तरीके की स्थिति रहने वाली है बताने के लिए पंकज मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पंकज, क्योंकि बजट सत्र का दूसरा दिन है, कल बजट भी सरकार ने पेश किया है, जनहित में बजट को बताया जा रहा है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि जनहित का ध्यान नहीं रखा गया है। तो आज जब दूसरा दिन है तो क्या मुद्दे हो सकते हैं जिस पर विपक्ष हमलावर रह सकता है? जय देखिए, बिल्कुल आज भी काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा सदन के अंदर की जानी है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो सबसे जो शुरुआत का 11 बजे का वक्त होगा वो प्रश्नकाल का वक्त होगा। उस वक्त कई विधायकों द्वारा जो प्रश्न लगाए गए हैं उन पर चर्चा की जानी है। आज जो मंत्री हैं जिनको जवाब देने हैं उसमें रेखा आर्या और चंदन रामदास के विभागों के सवाल लगाए गए हैं। परिवहन, खेल, युवा कल्याण और अल्पसंख्यक, उसके अलावा समाज कल्याण और इन तमाम विभागों के आज तमाम विधायकों ने सवाल लगाए हैं। उन पर ही चर्चा आज 11 बजे से की जाएगी और इसमें खास रूप से देखा जाए तो क्योंकि विपक्ष
देखिए पिछले 2 दिन से आक्रामक है। जब सदन की शुरुआत नहीं हुई थी उस वक्त भी सदन पे लगातार विपक्ष आक्रामक था, लेकिन कल से ऐसा जो विपक्ष की पूरी तरह से रणनीति थी वो आक्रामक नजर आ रही थी। कल गैरसैंण में सत्र न कराए जाने को लेकर धरना हुआ, लेकिन आज जो विपक्ष की रणनीति है वो चारधाम यात्रा को लेकर जो अव्यवस्थाएं पिछले दौरान रही हैं उस पर घेरने की सरकार की पूरी तरह से सरकार को रणनीति तैयार की गई है। इसमें खास रूप से देखिए 310 के तहत विपक्ष चर्चा की मांग करेगा। एक तरफ हरीश रावत गैरसैंण में धरना दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी गैरसैंण के मुद्दे को आज फिर उठाया जा सकता है, क्योंकि विपक्ष ने कल इस पर चर्चा की मांग की थी। शाम क्योंकि 4 बजे बजट टेबल हो गया था, उसके बाद बजट भाषण में 2 घंटे लगे हैं, उसके बाद इस पर 358 नियम के तहत चर्चा नहीं हो पाई है। लेकिन आज इस गैरसैंण वाले के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। लेकिन उसके साथ साथ विपक्ष चारधाम में जो अव्यवस्थाएं रही हैं, चारधाम यात्रा चल रही है, भारी संख्या में यात्री आ रहे हैं, उनमें कई तरह की समस्याओं का सामना यात्रियों को करना पड़ रहा है। उन तमाम विषयों को लेकर आज 310 के तहत विपक्ष इसमें चर्चा की मांग करने वाला है और शुरू से ही लग रहा है कि विपक्ष इस पर आक्रामक नजर आएगा। इसके अलावा जो सवाल लगाए गए हैं, चाहे हम खेल की बात करें, खाद्य नागरिकता आपूर्ति की बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात करें, परिवहन की बात करें, समाज कल्याण की बात करें, ऐसे जो विभाग जो जिनके आज सवाल लगाए, इन तमाम विभागों के सवालों के जवाब में मंत्री अगर जवाब नहीं दे पाते हैं तो निश्चित तौर पर विपक्ष इन पर भी आक्रामक रहेगा। क्योंकि कल देखा गया है, कल सिंचाई, PWD और पर्यटन विभाग के जो सवाल लगाए थे वो सतपाल महाराज संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए थे, जिससे विपक्ष काफ़ी आक्रामक रहा और पीठ ने भी निर्देश दिए कि मंत्री को पूरे होमवर्क के साथ विधानसभा के अंदर आना चाहिए ताकि विपक्ष संतुष्ट हो सके और विधायक भी संतुष्ट हो सके। तो ये तमाम चीज़ें आज सदन के भीतर रहनी है। पहला जो रहेगा 11 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो पहला प्रश्नकाल का वक्त रहेगा और तकरीबन 1 घंटे ये शून्य प्रश्नकाल चलता है। उसके बाद फिर विधायक जो भी उनके विशेषाधिकार हनन के या दूसरे मामले होंगे कि आज भी हंगामे के आसार हैं, आज भी विपक्ष हमलावर रहेगा, क्योंकि कल जिस तरीके की स्थिति हमने देखी, बजट भी पेश सरकार ने किया और आज जब बजट पर चर्चा होगी तो विपक्ष के तमाम सवाल होंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पंकज, आपका आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। युवाओं को सेना में सेवाएं देने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी योजना की शुरुआत कर दी है। केंद्र सरकार की ओर से अग्निपथ योजना के तहत देश के युवाओं को 4 साल तक सेना में नौकरी करने का मौका मिलेगा। केंद्र सरकार की योजना की सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तारीफ की है। उत्तराखंड सरकार क्योंकि ऐसे अग्निवीर जो भी होंगे उन अग्निवीरों को अपने यहाँ जो हमारे यहाँ पर पुलिस की भर्ती होगी उस पुलिस की भर्ती में हम प्राथमिकता से उन जवानों को अपने यहाँ पर अवसर देंगे और उनको प्राथमिकता से सेवा उनकी यहाँ पर भी शुरू हो, उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। 17.5 साल से 21 साल के युवा 10वीं और 12वीं के छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई अग्निवीर अगर देश की सेवा के दौरान शहीद हो जाता है तो उसके परिजनों को सेवा निधि के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की राशि ब्याज समेत मिलेगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का वेतनमान भी दिया जाएगा। यदि कोई अग्निवीर डिसेबल हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए की राशि दिया जाएगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन ऐसे अग्निवीर को मिलेगा। और अब खबर रुड़की से है, जहां रुड़की के रहने वाले खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है, खिलाड़ियों को सम्मान मिलने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने दोनों खिलाड़ियों को सम्मानित किया। ब्राजील में हुए डीफ ओलंपिक में दोनों खिलाड़ियों ने लहराया था परचम और रुड़की के अभिनव देशवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में जीता था स्वर्ण पदक। शौर्य सैनी ने राइफल शूटिंग में कांस्य पदक जीतकर बढ़ाया था देश व प्रदेश का नाम और दोनों खिलाड़ियों का सम्मान किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन्हें सम्मानित किया। शौर्य सैनी ने राइफल शूटिंग में कांस्य पदक जीता है। अभिनव ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। देश और प्रदेश का नाम उन्होंने रोशन किया है। रुड़की के रहने वाले 2 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोनों खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। इसके अलावा आपको बताएं कि लगातार इनके सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। रुड़की के रहने वाले ये दोनों हैं और देखिए पुष्कर सिंह धामी ने जब इनसे मुलाकात की उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। ये 2 खिलाड़ी जो कि रुड़की के हैं, इन्होंने नाम बढ़ाया है विदेश में जाकर, देश का और प्रदेश का, जिसके लिए इनका सम्मान हो रहा है। पुष्कर सिंह धामी को आप देख सकते हैं हंसते मुस्कुराते हुए, बधाई देते हुए और इनका सम्मान किया गया। इनका हौसला पुष्कर सिंह धामी ने बढ़ाया। तो उत्तराखंड में पेट्रोल की किल्लत की खबर के बाद पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ दिखाई देने लगी है। जब से लोगों को पता चला है कि पेट्रोल की किल्लत हो सकती है, वो अपने वाहनों के टैंक फुल कराना चाहते हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
उत्तराखंड में पेट्रोल की किल्लत की गवाही ये तस्वीरें दे रही है। जब ये खबर फैली है कि पेट्रोल का बहुत बड़ा संकट हो सकता है, पेट्रोल लेने वालों की भीड़ टूट ही नहीं रही है। रुड़की शहर की इन तस्वीरों को देखिए, दूसरे दिन भी हालात सुधरे नहीं। पेट्रोल पंप पर भीड़ रही और लोग अपने वाहनों की टैंक फुल कराते नजर आए। पेट्रोल की किल्लत को लेकर एबीपी गंगा ने अधिकारियों से बात की तो पता चला कि रुड़की क्षेत्र में इंडियन ऑयल के पंप कम है और बीपीसीएल और एचपीसीएल पंप की संख्या ज्यादा है। इन पंपों पर डिपो से सप्लाई कम हो रही है, जिससे पेट्रोल की किल्लत हो रही है। पीछे से ही कुछ पेट्रोल की सप्लाई कम आ रही, कंपनियों के पास भी कम आ रही। कुछ ये बढ़ गया कि हर आदमी जो व्यक्ति 100 रुपये का लेने वाला था वो भी 1000 का ले रहा है, 1500 का है, 2000 का ले रहा है, टंकी फुल करा रहा है। एक जो अफवाह फैला दी ना लोगों ने कि तेल नहीं मिलेगा, इतने दिन बंद रहेगा पंप, इतने दिन ये नहीं है, तो ये अनर्गल बातें हैं। एबीपी गंगा ने पहाड़ में भी पेट्रोल की किल्लत की खबरों का सच जानने की कोशिश की। टिहरी में एक पेट्रोल पंप संचालक से हमने बात की, जिन्होंने बताया कि पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। जितने भी लोग पेट्रोल पंप पर आ रहे हैं, सभी को उनकी जरूरत के हिसाब से पेट्रोल और डीजल दिया जा रहा है। कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल भी पर्याप्त मात्रा में, डीजल भी पर्याप्त मात्रा में। हमारे यहाँ तो इस तरह की कोई कमी नहीं है। जो भी होगा, हमारी तो डिमांड अभी आ रही है, गाड़ी एक भर के भी आ रही है और अपने पास पर्याप्त मात्रा में डीजल पेट्रोल है। अब एबीपी गंगा ने कुमाऊं के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले हल्द्वानी शहर में भी स्थिति का जायजा लिया। हल्द्वानी के पेट्रोल पंपों पर स्थिति सामान्य नजर आई। यहाँ पेट्रोल को लेकर मारामारी तो नजर नहीं आई, मगर पिछले कुछ रोज में ग्राहकों की संख्या दोगुनी जरूर हो गई। पेट्रोल की किल्लत की बात को यहाँ भी खारिज कर दिया गया है। कई जगह ये भी खबर फैलाई गई कि तेल महंगा हो रहा है, मगर इसे अफवाह ही बताया जा रहा है। इसलिए आप भी ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दें। मतलब साफ है कि उत्तराखंड में अभी पेट्रोल की किल्लत जैसी कोई बात नहीं है, इसलिए किसी को भी पेट्रोल के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। एबीपी गंगा के लिए हल्द्वानी से अंकित शाह, रुड़की से विनीत के साथ टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट। खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में शराब की ओवर रेटिंग का मसला कोई नया मामला नहीं। आबकारी अधिकारियों की नाक के नीचे ओवर रेटिंग हो रही है। लगातार आ रही शिकायतों के बाद अब अधिकारी हरकत में दिखाई देते हैं। डीएम का कहना है कि जहां कहीं पर भी ओवर रेटिंग की शिकायत होगी, वहां पर सख्त एक्शन होगा। एक्साइज एक्ट के तहत ये प्राविधान है कि 3 बार से ज़्यादा अगर कोई वायलेशन कर रहा है तो उसका दुकान रद्द भी, उसका लाइसेंस रद्द भी हो सकता है। तो ये संभावनाएं भी हम लोग को अपने दिमाग में हमने रखा हुआ है कि कंटिन्यूस वायलेशन अगर कोई करेगा, उसका शॉप का लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा। बाकी जैसे आपने कहा, लगातार हमारा प्रयास है कि ओवर रेटिंग कुछ हम लोग चेक करें। जो डिस्ट्रिक्ट एक्साइज की ऑफिसर और उनकी टीम है, वो लगातार छापेमारी अभियान में सुचारू रूप से काम कर रहा है और जितने भी कंप्लेंट्स आएंगे उसको हम लोग बहुत सीरियसली लेंगे। और ये जैसे आपने कहा, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बहुत कभी कभार उत्पन्न हो जाता है, जो काफ़ी सीरियस रूप से बाद में ले लेता है। वहीं नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान हल्द्वानी में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 149 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। ये दोनों युवक यूपी के रहने वाले हैं और रामपुर में स्मैक खरीद कर लाते थे और हल्द्वानी के आसपास के इलाकों में ये सप्लाई करते थे। और अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां अल्मोड़ा शहर से अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर पालिका और प्रशासन की संयुक्त टीम का अभियान जारी है। लगातार शहर में अभी तक 45 जगहों से अतिक्रमण को हटाया जा चुका है और वहीं जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कर रखा है, कब्जा कर रखा है, उनको नोटिस दिया जा रहा है। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका ने बताया कि शहर में लगातार अतिक्रमण हटाने को लेकर शासन के निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को नोटिस दिया जा रहा है और नोटिस के बाद भी जो हरकत में नहीं आ रहे हैं, उनके अवैध निर्माणों को गिराया जा रहा है। उधर केदारनाथ एवं पैदल मार्ग पर प्लास्टिक उन्मूलन के लिए जिला प्रशासन ने अनूठी पहल शुरू कर दी है। प्रशासन की तरफ से एक सामाजिक संस्था के साथ पैदल मार्ग से धाम तक 65 दुकानों पर QR कोड वाली बोतल बंद पानी दिया गया। यात्रियों से इन बोतलों की खरीद पर 10 रुपए अतिरिक्त लिए जा रहे हैं। खाली बोतल वापस लाने पर यात्रियों को 10 रुपए लौटाए भी जा रहे हैं। साथ ही अगर यात्री बोतल को इधर उधर फेंक रहा है तो उसे एकत्रित करने वालों को 10 रुपए इनाम भी दिया जा रहा है। कपाट खुलने के बाद से अभी तक 3000 खाली बोतल एकत्रित कर ली गई हैं। इन बोतलों को जल्द रिसाइकिल के लिए भेजा जाएगा।
पायलट प्रोजेक्ट हमने ये अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के पहल साथ रन किया है, जिसमें यात्री को 10 रुपये देने पड़ते हैं अगर वो बॉटल पे QR कोड होता है, और बॉटल यूज़ करके वापस अगर कलेक्शन पॉइंट पर डिपॉजिट करे तो उसको वापस वो रुपये प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति अगर कोई ग्राउंड पे ऐसी पड़ी बॉटल मिले तो उसको भी कलेक्ट करने के लिए भेज सकता है। इससे एक तरीके की इकोनॉमी जनरेट होती है और हमारा जो वेस्ट है वो ऑटोमेटिकली कलेक्शन पॉइंट पे पहुंच जाता है। और अब खबर रामनगर से है, जहां रामनगर में पर्यटकों के लिए बंद हो जाएगा आज से कॉर्बेट पार्क। और आपको बताया कि अगले 5 महीने तक ये पार्क बंद रहेगा। बरसात की वजह से बंद किया जा रहा है पार्क को। पर्यटकों के लिए बंद हो जाएगा आज से कॉर्बेट का पार्क। और इस बार पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक पहुंचे थे कॉर्बेट पार्क में। हर साल 15 जून से 15 नवंबर तक टाइगर रिजर्व को बंद किया जाता है। जो ढिकाला जोन है वहां पर पर्यटकों के लिए आवाजाही बंद हो जाती है। बरसात होने की वजह से अंदर जाने के रास्ते खराब हो जाते हैं, जिससे अगले 5 महीने तक पर्यटक अब वहां पर नहीं पहुंच सकते। उनके लिए नोटिस पहले से चस्पा किया जाता है। और कॉर्बेट पार्क से होने वाली जो डे सफारी है सिर्फ 2 मैदानी जोन ढेला और झरना में खुली रहेगी, जहां पर पर्यटक जा सकते हैं। और अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी के नीव करोरी महाराजा के कैची धाम में आज से मेला शुरू हो गया है। हर आने जाने वालों पर CCTV के जरिए निगाह भी रखी जा रही है। और इस बार 2 लाख श्रद्धालु पहुंचेंगे, उनका अनुमान जाहिर किया जा रहा है। सुप्रसिद्ध कैची धाम का 98वां स्थापना दिवस है। और आपको बताएं कि कैची धाम मंदिर में आज से मेले का आयोजन हो रहा है। कैची मंदिर में देश और दुनिया से लोग पहुंचते हैं। ये एक प्रसिद्ध पीठ है, प्रसिद्ध धाम है। इस मेले में 2 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। बताते आपको ये भी चले कि पिछले 2 साल से यानी कि कोरोना संकट की वजह से कैची धाम में मेले का आयोजन नहीं हुआ था। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ABP गंगा के साथ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।